साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, चारों ओर ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा है। सिंदूर 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 सिंदूर। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन ने सिंदूर लगाना बंद कर दिया। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, नाम तो आपने सुना होगा। ये शख्स पहले चाय बेचता था, आजकल देश बेच रहा है। नरेंद्र मोदी, जैसा आप जानते हैं, गुजरात के रहने वाले हैं और एक साधारण मध्यम वर्ग परिवार में पैदा हुए, लेकिन पढ़ाई लिखाई से दूर भागते थे। कहते थे हैं कि चाय बेचते थे, पता नहीं क्या करते थे। इनकी डिग्री का कोई अता पता नहीं है। इन्होंने कहा कि मैंने 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक किया। लोगों ने कहा डिग्री दिखाइए, तो मोदी जी भाग गए क्योंकि डिग्री तो इनके पास है ही नहीं। तो पढ़ाई लिखाई से मोदी जी का दूर दूर तक का कोई नाता नहीं रहा है, जो उनकी बातों से ही पता चलता है कि कैसे अनपढ़ और जाहिल प्रधानमंत्री। तो मोदी जी जब बड़े हुए तो उनकी शादी हो गई जसोदाबेन से। साथियों, गुजरात में इंटरेस्टिंग बात यह है कि मर्दों के नाम में भाई लगा रहता है और महिलाओं के नाम में बेन। बेन यानी बहन। बहन को गुजराती भाषा में बेन कहते हैं। तो नरेंद्र भाई की शादी हो गई जसोदाबेन से। अब जब जसोदाबेन के माता पिता ने सोचा होगा कि भाई बेटी बड़े अच्छे घर में गई है, इसका पति इसको अच्छा रखेगा। साथियों, मैं तो घोर नास्तिक आदमी हूँ, लेकिन हिंदू धर्म में विवाह को एक बहुत पवित्र संस्कार माना गया है। और जो सप्तपदी की रस्म होती है वो हिंदू विवाहों की के केंद्र में होती है। सप्तपदी यानी कि अग्नि को साक्षी मान के जो दुल्हा दुल्हन होते हैं, वर वधू होते हैं, वो 7 फेरे देते हैं। और माना ये जाता है कि जो 7 फेरे आपने साथ लिए, ये 7 जन्मों के साथ का प्रतीक है। मतलब आपको 7 जन्म तक साथ रहना होगा। अब अगला जन्म, उसका अगला जन्म किसने देखा, लेकिन कम से कम ये माना जाता है कि इस जिंदगी में आप सुख दुख सब अपने साथी के साथ, जीवन साथी के साथ निभाएंगे। इसलिए जीवन साथी कहा भी जाता है हस्बैंड या वाइफ को। तो जसोदाबेन को ब्याह करके नरेंद्र मोदी घर में ले आए। लेकिन नरेंद्र मोदी, मैंने कहा कि जिम्मेदारी से भागने वाला शख्स, नरेंद्र मोदी ने जसोदाबेन को छोड़ दिया और वो बेचारी सर पीट के रह गई। उसके माता पिता सर पीट कर रह गए। जसोदाबेन ने किसी तरह गुजर बसर शुरू की। वो एक स्कूल में शिक्षिका बन गई, थोड़ी पढ़ी लिखी थी और स्कूल टीचर से के पद से ही रिटायर करके आजकल वो उसी के पेंशन से एक छोटे से गांव में रह रही है। उसके बाद नरेंद्र मोदी के बारे में बहुत सारी बातें हैं। वो कहते हैं कि मैंने 35 साल तक भिक्षाटन किया। कभी कहते हैं मैं तो हिमालय निकल गया, कभी तो ये हो गया, वो हो गया। लेकिन ये सब बातें झूठ का पुलिंदा लगती है। जैसे ये बात कि उन्होंने बचपन में एक मगरमच्छ को पकड़ लिया था। बाल नरेंद्र जब वो थे तो उन्होंने एक मगरमच्छ को पकड़ लिया था। तो ये सब मुझे लगता है कि किस्सा तोता मैना है, झूठी बातें हैं। उसके बाद मोदी राजनीति में आने लगी। अब देखिए ये शख्स कितना बड़ा झूठा आदमी है। राजनीति में इसने शुरू में मोदी ने कहना शुरू किया कि मैं तो आरएसएस का आदमी हूँ, संघ का आदमी हूँ और मैंने तो आजीवन अविवाहित रह के भारत माता की सेवा करने का संकल्प लिया। सोचिए कितना बड़ा डायलॉग है, आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेकर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने एक वाइफ को छोड़ दिया था। उसके बाद जब उन्होंने चुनाव लड़ने शुरू किए तो चुनाव में आपको एक नामांकन पत्र दाखिल करना पड़ता है, नॉमिनेशन पेपर जिसको कहते हैं। और उसमें बहुत सारे कॉलम्स रहते हैं, स्तंभ रहते हैं आपके बारे में, आपकी क्या आय है, कब आपकी जन्म
आपका जन्म हुआ, बहुत सारी चीज़ें होती है, आपकी संपत्ति क्या है, आप पर कितने आपराधिक मुकदमे हैं, बहुत लंबा-चौड़ा वो नामांकन पत्र होता है। उसमें एक कॉलम रहता है विवाह का कॉलम कि आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं, क्या है आप? अब मोदी ने क्या किया कि ये उस कॉलम को छोड़ के बढ़ जाते थे आगे, ना हाँ करते थे, ना करते थे, असमंजस की स्थिति रखते थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले में आदेश दे दिया कि चुनावी नामांकन पत्र जो होता है उसके हर कॉलम को आपको भरना पड़ेगा। यदि एक भी कॉलम, एक भी स्तंभ यदि अधूरा छूट गया तो आपका नामांकन खारिज हो जाएगा। आप जानते हैं कि नामांकन पत्र की जांच होती है, स्क्रूटनी होती है, नामांकन खारिज भी किया जाता है। जो निर्वाची पदाधिकारी रहता है, रिटर्निंग ऑफिसर रहता है, वो स्क्रूटनी करता है, नामांकन पत्र की जांच होती है। तब मोदी को लगा कि अब तो बड़ा फंस गए, अब तो उसको नहीं भरने पर मेरा नामांकन खारिज हो जाएगा। तब मोदी ने खुद को विवाहित बताना शुरू किया। अब जब विवाहित बताना शुरू किया तो पत्रकारों ने पता करना शुरू किया कि इनकी वाइफ कहाँ है, तो पता चला कि ये जसोदाबेन है थी। और तब तक मोदी ने जसोदाबेन पर इतने जुर्म ढाए थे। जुर्म का मतलब सिर्फ शारीरिक जुर्म नहीं होता है, जुर्म मानसिक जुर्म भी होता है। घरेलू हिंसा की जो परिभाषा है भारत में, डोमेस्टिक वायलेंस की, उसमें मानसिक प्रताड़ना को भी घरेलू हिंसा माना गया है। हिंसा हमेशा शारीरिक ही नहीं होती है। ऐसा नहीं कि जब शराबी पति जूता निकाल कर पीट दे पत्नी को तभी उसको हिंसा माना जाएगा, ऐसा नहीं है। मानसिक रूप से जब प्रताड़ित यदि हो, मान लीजिए किसी महिला को बच्चे नहीं हो रहे हैं और उसको ताना दिया जाए इस बात का, तो वो भी घरेलू हिंसा की श्रेणी में शामिल होगा। तो ये बिल्कुल घरेलू हिंसा का मामला था और जसोदाबेन बेचारी इस तरह टूट गई थी कि उसने सिंदूर लगाना, ध्यानपूर्वक सुनिए, उसने सिंदूर लगाना बंद कर दिया। जसोदाबेन की जितनी भी तस्वीरें आपको मिलेगी, आप नेट पर कीजिएगा, सर्च गूगल कीजिएगा, किसी तस्वीर में वो सिंदूर लगा के नहीं रहती है कि जब उसके पति ने ही छोड़ दिया तो अब सिंदूर क्या लगाना है। और वो बेचारी महिला कर भी क्या सकती थी। इधर जब मोदी के दलालों को मालूम हुआ कि इस बात को लेकर मोदी पर हमले शुरू हो गए हैं कि ये आदमी मतलब अपनी घरवाली नहीं संभाल सका, ये देश क्या संभालेगा, तो जानते हैं कि मोदी जी तो भक्तों की नज़र में कुछ गलत कर ही नहीं सकते। तो तुरंत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर बीजेपी वाले आईटी सेल वालों ने देना शुरू किया एकदम गौतम बुद्ध की कहानी देशवासियों को याद कराई गई कि गौतम बुद्ध जो थे वो अपनी पत्नी को सोते हुए छोड़ के निकल गए थे। अपने उनका छोटा बेटा था राहुल, उसको भी छोड़ के निकल गए थे और एकदम चले गए थे। जिसको बौद्धों के इतिहास में उस घटना को महाअभिनिष्क्रमण कहते हैं। और सीधे एकदम गौतम बुद्ध के ही बराबर जाके मोदी जी को बैठा दिया गया। अब इन भक्तों से कोई बोले कि कल आपका दामाद यदि आपकी बेटी को छोड़ के चल देगा गौतम बुद्ध के जैसा, तब आपको कैसा लगेगा? गौतम बुद्ध करना तो बहुत आसान है मोदी की दलाली में, लेकिन क्या कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि उसका दामाद गौतम बुद्ध बन जाए और उसकी बेटी को छोड़ के निकल जाए? तो ये सब फालतू बातें थी, लेकिन मोदी को इनके दलालों ने, इनके अंधभक्तों ने सीधे गौतम बुद्ध की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया। अब देखिए मोदी जी ने जसोदाबेन को तो छोड़ दिया, लेकिन मोदी जी का दिल तो धड़क रहा था। वो धड़कते-धड़कते एक दिन मानसी सोनी पर आ गया। इस कहानी पर मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी संक्षेप में दोहरा देता हूँ कि जब मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो उनका दिल आ गया था मानसी सोनी नाम की एक लड़की पर। गुजरात में एक इलाका है कच्छ, कच्छ का सबसे बड़ा शहर है भुज। भुज शहर में ही आमिर खान के लगान फिल्म की शूटिंग हुई थी। भुज में बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, कारोबारी हैं, प्राणलाल सोनी। प्राणलाल सोनी की ही बेटी है मानसी सोनी। तो भुज में एक बार बहुत बड़ा भूकंप आया था सन 2001 में और भुज में बहुत तबाही हो गई थी। तो भुज में बहुत निर्माण कार्य चल रहे थे, भुज को फिर से बनाया जा रहा था, तो मोदी जी पहुंच गए भुज। मुख्यमंत्री गुजरात उस समय थे, उनकी मुलाकात हो गई प्राणलाल सोनी से और मोदी की नजरें पड़ गई मानसी सोनी पर। अब दोनों की उम्र में बहुत फर्क है। मोदी जी तो बुजुर्ग हो चुके थे, मानसी सोनी समझिए उनकी बेटी की उम्र की थी। लेकिन दिल पर क्या जोर है,
तो मोदी जी की दाढ़ी जो है वो मानसी सोनी की जुल्फों से उलझ गई और उसके बाद मानसी सोनी पर नरेंद्र मोदी की बुरी नजर हो गई। मानसी सोनी पढ़ाई करना चाहती थी एक अच्छे बिजनेस स्कूल में, बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई, उसका दाखिला नहीं हो रहा था। अब नरेंद्र मोदी गुजरात सरकार के माननीय मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ऐसी पैरवी की कि तुरंत चटपट दाखिला हो गया मानसी सोनी का। उसके बाद मोदी जब मुख्यमंत्री थे, गांधीनगर में उनका कार्यालय था, मुख्यमंत्री कार्यालय, तो उसमें मानसी सोनी को एक चैम्बर दे दिया गया था। मुख्यमंत्री के चैम्बर के बगल में मानसी सोनी का चैम्बर था और इस बात को लेकर चारों तरफ चर्चा होती थी। बाद में मानसी सोनी मोदी के डर से चली गई बेंगलोर और बेंगलोर में एक क्रिश्चियन लड़के से, ईसाई लड़के से उसकी मोहब्बत हो गई। तब मोदी जी ने मानसी सोनी के परिवार वालों पर दबाव डलवाना शुरू किया कि मानसी सोनी की शादी हमारे साथ करो। लेकिन मानसी सोनी ने बगावत कर दी कि मैं इस अपने बाप की उम्र के आदमी से क्यों शादी करूंगी। अब पूरा जो मोदी का अमला था, पुलिस वाले जो थे, वो गुजरात से पहुंच गए मानसी सोनी के बॉयफ्रेंड के यहाँ, प्रेमी के यहाँ, उसको डराने धमकाने के लिए। आज की तारीख में मानसी सोनी का कुछ अता पता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका चली गई, उसने प्लास्टिक सर्जरी से अपनी शक्ल सूरत बदलवा ली है जिससे वो पहचान में भी नहीं आती। गोदी मीडिया इसकी चर्चा नहीं करेगा क्योंकि इसमें मास्टर स्ट्रोक जैसी कोई बात नहीं दिखती है। गोदी मीडिया सिर्फ उसी चीज की चर्चा करता है, वही चीज आपको बताता है जिसमें कुछ मास्टर स्ट्रोक वाली बात आती है। क्योंकि मानसी सोनी पर नरेंद्र मोदी की बुरी नजर में कुछ मास्टर स्ट्रोक नहीं है, इसलिए गोदी मीडिया इस पर मौन धारण करके रखता है। तो ये जसोदाबेन वाली मैंने आपको कहानी कही। आज मैंने आपको कहानी इसलिए सुनाई कि आधी रात में, आज 1:30 बजे के आसपास, पाकिस्तान में आतंकी हमलों पर हमारी बहादुर ठिकानों पर हमारी बहादुर सेनाओं ने हमला किया है। लेकिन उसका नाम सुनकर, ऑपरेशन का नाम सुन के मैं चौंक गया, ऑपरेशन सिंदूर। और उसके बाद सोशल मीडिया पर एकदम ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और उसमें एकदम बिखरा हुआ सिंदूर दिखाया जा रहा है। लग रहा है कि सिंदूर कितनी पवित्र चीज है और इसके लिए मोदी जी ने कितना कुछ कर दिया कि पहलगाम में जिन जिन औरतों का सिंदूर खत्म हो गया था, मिट गया था, सबको मोदी जी न्याय दिलाने के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन ये कितना बड़ा पाखंड है साथियों कि जिस नरेंद्र मोदी की अपनी पत्नी ने सिंदूर लगाना छोड़ दिया है, जिस नरेंद्र मोदी ने कभी सिंदूर की लाज नहीं रखी, जिस नरेंद्र मोदी ने कभी सिंदूर का मान नहीं रखा, आज वो सिंदूर का ब्रांड एम्बेसडर बन के घूम रहा है। और इस देश में खुशामद की ऐसी संस्कृति है, चमचागिरी का ऐसा कल्चर है कि इसकी कोई चर्चा भी नहीं करेगा कि मोदी जी सबके तो सिंदूर का हिसाब रखते हो, जसोदाबेन के सिंदूर का कब हिसाब दोगे। तो ये स्थिति है साथी। ऑपरेशन सिंदूर पर मेरे से जुड़ी मैंने एक दो बात और कहनी है मुझे, कि मुझे लग रहा है कि इसका इस्तेमाल बिहार की के चुनाव को जीतने के लिए मोदी जी करेंगे। तो अगर सच में ऐसा करेंगे तो ये बहुत ओछी राजनीति है। आज आप जानते हैं पटना में भी शाम 7 बजे सायरन बजेगा। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि सरदार पटेल थे आयरन मैन ऑफ इंडिया और नरेंद्र मोदी है सायरन मैन ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान का पतन देख लीजिए, हम लोग आयरन मैन से सायरन मैन पर पहुंच गए। दूसरी बात है कि कुछ दिनों से राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। पहले नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर किया गया, उसके बाद संजय शर्मा के 4 PM न्यूज यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया गया। आज खबर आ रही है, पता नहीं सच है या गलत, कि पुण्य प्रसून वाजपेयी के यूट्यूब चैनल को बंद किया जा रहा है। तो मोदी जी, भारत का जो पवित्र संविधान है वो हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। धारा 19 है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और ये हर भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। ये अधिकार हमें बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है और इस अधिकार को नरेंद्र मोदी का परदादा भी नहीं छीन सकता। नरेंद्र मोदी में आजकल उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की आत्मा का प्रवेश हो गया है और मोदी जी राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हैं। तो मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए, लेकिन आतंकी ठिकानों पर कीजिए, लोकतंत्र पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कीजिए। और जब ऑपरेशन सिंदूर की बात कीजिए, सिंदूर की पर भाषण दीजिए, तो जरा जसोदाबेन के सिंदूर को भी याद कर लीजिए।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।